नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई मामा और चाचा तक आ गई है। मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को चाचा बोलकर मध्य प्रदेश में चुनावी ताल ठोक दी है। वहीं कांग्रेस बोल रही है कि मामा और चाचा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश रूपी परिवार को संभालने के लिए दादा यानी कमलनाथ की जरूरत है। लेकिन ये सियासी रिश्ते नाते वोटर्स को हैं कितने भाते, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। कमलनाथ जो है इस प्रदेश के बड़े भाई की तरह जो है सबका ख्याल रखेंगे और सारे घर को साथ लेकर चलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी साल में वादों के पिटारों की गारंटी लेकर मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने एक के बाद एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर जनता के सामने फ्री बीज वाले चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका मुकाबला मामा की छवि वाले शिवराज से है, लिहाजा उन्होंने जनता के सामने खुद को चाचा बता दिया। मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पे भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी में सबसे लंबे वक्त तक लगातार सीएम रहकर मध्य प्रदेश की जनता के दिल पर राज करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से जाने जाते हैं और शिवराज हर बार जनता से संवाद करते समय बकायदा इसका जिक्र भी करते रहते हैं। 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा 25,000 देता है, अभी देता था 75% नंबर लाने पे। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। और गांव में और शहर के अपने स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मामा है तो आम आदमी के पास चाचा आ गए हैं। ऐसे में भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती? कांग्रेस ने भी दम भर दिया कि जनता को मामा या चाचा नहीं बल्कि दादा चाहिए, जो परिवार के मुखिया की तरह प्रदेश को भी संभाले। और ये दादा और कोई नहीं बल्कि कमलनाथ हैं। नाना का सिलेंडर 950 रुपए का और मामा का सिलेंडर 450 का, तो ये किसके मुंह पे तमाचा है कि नाना का सिलेंडर 950, मामा का 450। मतलब मामा खुद ही ये बता रहा है कि नाना का सिलेंडर महंगा है, नाना लूट रहा है। तो सबसे अच्छा जो है इन रिश्तों की में जो सबसे रिस्पेक्टेबल और सम्मानजनक रिश्ता होता है वो होता है दादा का। दादा मतलब बड़ा भाई। कमलनाथ जो है इस प्रदेश के बड़े भाई की तरह जो है सबका ख्याल रखेंगे और सारे घर को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए जो है दादा रहेगा, ये मामा और नाना और चाचा इनकी दुकान बंद है। बहरहाल मध्य प्रदेश के चुनावी समर में सभी राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है, लेकिन मामा, चाचा और दादा के बीच का टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सियासी रिश्ते नाते हैं कि वोटर्स को कितने भाते, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको उनसे हम रूबरू करा दें। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस डिबेट का हिस्सा है। हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुलरेज जी से करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जिस तरह से दशकों से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस प्रदेश के मामा की संज्ञा दी जाती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो रिश्ते नाते हैं वो बढ़ चले हैं। न सिर्फ भाजपा बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में
वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक परिवार का हिस्सा बनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो जनता मामा के पक्ष में है, जिस तरह से मामा की संज्ञा दी जाती है मुख्यमंत्री को, वही संज्ञा चाचा की या दादा की किसी और पार्टी के नेताओं को मिल सकती है? क्या मानते हैं इस पर आप? जी, गुलरेज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। जी जी अभी आ रही है? जी जी, आपकी बात रखें जी। तो जहां तक माननीय शिवराज जी की बात है, जी उनको जो बच्चे मामा की संख्या देते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, चाहे छात्र छात्रा हो, चाहे युवा हो जो रोजगार के लिए पहले भटकते थे, तो जी इसलिए उनको मामा कहा जाता है, क्योंकि बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, मैं खुद उस जनरेशन को बिलोंग करता हूं जिसने 1999 में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब 12वीं की परीक्षा दी थी। रात भर भाई साहब कैंडल लगाकर, तेल वाला दिया जलाकर हमने बोर्ड की परीक्षाएं दी। इंदौर जैसे महानगर में 9-9 घंटे लाइट नहीं रहा करती थी। उसके बाद जब पास हुए, अच्छे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए साइंस में, उसके बावजूद भी जब मेडिकल डेंटल कॉलेज चाहिए था तो मध्य प्रदेश में दोनों मिला के 6 हुआ करते थे। कर्नाटक जाके पढ़ना पड़ा, मतलब कम आयु में घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ा। तो अब तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। और मेरा छोटा भाई जो था उसने पीजी तक की पढ़ाई मेडिकल में यहीं पे कर ली, क्योंकि सत्ता परिवर्तित हो गई, लोग सुशासन वाले आ गए, इसलिए मामा कहा जाता है। तो किसी की जुबानी खर्च से कोई मामा नहीं बन जाता, कोई चाचा नहीं बन जाता, कोई दादा नहीं बन जाता। उसके लिए बड़ा जिगरा दिखाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अब जहां तक अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने इस बहस को छोड़ा है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि पंजाब में उनको क्या कहते हैं लोग, मालूम है आपको? एके कहते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा, आप मतलब समझ रहे हैं सब चीजों का। दिल्ली में बहुत सारे लोग तो उनको 420 कहते हैं। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये लोग अगर यहाँ पर आके एक सुशासन वाले प्रदेश में, एक शांति के टापू मध्य प्रदेश में इस प्रकार की बहस छोड़ेंगे तो क्या होगा? और कमलनाथ जी अपने आप को दादा कहते हैं। क्या दादा के कर्तव्य ऐसे होते हैं कि लोगों के साथ दंगा करके मरवाने में उनका नाम आता हो? जो इमरजेंसी की चौकड़ी थी, संजय गांधी, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, उसके अभिन्न अंग हो, तो ऐसे व्यक्ति को दादा की संख्या दी जा सकती है? कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चलिए हृदय जी, कांग्रेसियों को गिरेबान में झांकना चाहिए, ये बात कह रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी। लेकिन क्या लगता है कि जनता कमलनाथ को भैया के तौर पर या दादा के तौर पर स्वीकार करेगी? क्या उतनी स्वीकार्यता होगी जैसे कि मामा की संज्ञा की है? सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। निश्चित ही है ना, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में जी जिस ढंग से रिश्तों की बात होती है, जी, हमारे यहाँ रिश्ते पवित्र माने जाते हैं। रिश्तों की एक मर्यादा होती है, उसका सम्मान होता है जी। जैसा कि है ना हमारे साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जी आज का परिवेश है, कि जितनी बेरोजगारी है, जितना है ना करप्शन है, जितने घोटाले हैं, जितना है ना 18 साल के अंदर जो जनता तराई हम मचा रखी है, जिस ढंग से आज के समय में इनको अपनी बात को कहने के लिए जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, कभी विकास से कभी इसके साथ काम कर रहे होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती कि इनको चाचा मामा बनने की आवश्यकता बढ़ती है। तो मेरा ये निश्चित कहना है कि पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक के बीच में एक मैसेज जा चुका है कि 18 साल में आप जो घोषणा कर रहे हो उसका कहाँ थे? वो लाडली बहनाएं कहाँ थी? वो हमारी बेटियां कहाँ थी? वो बेरोजगार कहाँ थे? और जो बेचारे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको घोटाले कहाँ थे? कभी आपको नहीं करना होता। भारतीय जनता पार्टी के चाचा मामा जो आज बात कर रहे हैं कि मामा को अपने को जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं थी, पब्लिक इनको हाथों हाथ लेती है। जैसे कमलनाथ जी है, अगर कमलनाथ जी का अपना एक व्यक्तित्व है, कमलनाथ जी के अपना परफॉर्मेंस है और व्यक्तित्व उनके जो काम करने की शैली है, वो निश्चित ही कमलनाथ जी की जो घोषणाएं आ रही है उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घोषणा कर रहे हैं वो उसको आने वाले समय में पब्लिक जानती है कि मामा चाहिए कि दादा। चलिए, घोषणाओं पर भी हम जरूर बात करेंगे, मगर उसके पहले हम रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का। संजय जी, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव आने नजदीक हो गए हैं, एक जो कनेक्ट होता है जनता के साथ, वो करने की कोशिश पुरजोर सभी दल कर रहे हैं, चाहे हम सरकार की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, या फिर अन्य दल आम आदमी पार्टी की बात करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जनता के साथ कनेक्ट होने का जो तरीका है विपक्षी दलों का, वो कारगर साबित हो पाएगा? खुद को जनता का रिश्तेदार बताते हुए किस तरह की रणनीति आप इसे मानते हैं? देखिए,
जी मैं तो कहता हूँ जब चुनाव आते हैं जी तो ये सारी बातें होती हैं राजनीतिक दलों से, जी इससे जनता भ्रमित होती है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के बातों का कोई मतलब नहीं होता। जी और जब भी आप चुनाव में उतरे, जी कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जी इस पे मेरा ये मानना है कि इनको डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। कांग्रेस को अपने डेवलपमेंट का बताना जी। चाहिए और भाजपा को अपना डेवलपमेंट बताना चाहिए। जी और दोनों पार्टियां ऐसा नहीं करती जी और जनता को भ्रमित करती हैं, इससे जनता भ्रमित होती है और वो ये कंफ्यूजन में जी हो सकता है कि इसकी भी कोई पॉलिसी हो दलों जी। की कि जनता को कंफ्यूजन में रख के जब वोट की बारी आए तो वोट करा दिया जाए और अपने फेवर में कर लिया जाए। जी लेकिन जहां तक मेरा इसमें मानना है व्यक्तिगत जी कि आपको अपना खाका तैयार करना चाहिए। जी। दादा मामा चाचा से जी। जनता का पेट नहीं भरता, जनता का पेट भरता है रोजगार से, जनता का युवाओं का पेट भरता है रोजगार से। जी अगर जब रोजगार नहीं होगा तो चाचा दादा मामा का बात करके भी जी क्या मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी दल इस जी। तरह की बातों का कोई मोल नहीं है। जनता समझदार है, जी। चुनाव में जनता सुनती है, जी। कौन रहती है, जी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो जनता आपकी बातों को अंगीकार कर रही है, आपकी बात को मान रही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों का कोई मोल नहीं है, मोल है आपके काम का। जी अगर आप याद होगा आपको, आज भी अगर जी पुरानी बात की जाए तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल को लोग कई तरह से याद करते हैं। जी कांग्रेस वाले उसको अच्छा मानते होंगे, जनता उसको कैसे मानती है वो आपने सबने देखा है। जी तो इस पे एक ही बात आती है कि जी। आखिर इन बातों से जनता को भ्रमित क्यों करना। मैं तो समझता हूँ जनता को खुद सामने आना चाहिए जी कि ऐसी बातों का हमारे लिए मतलब नहीं है। हमारे लिए जिस बात का मतलब है वो रोजगार, जी हमारे लिए मतलब है महंगाई, जी हमारे लिए मतलब है जनता से जुड़े और मुद्दे। जी तो मुझे लगता है इन पे बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह की बातों का मजा। अभी आप देख रहे जी। हैं कि लगातार अब ये हो रहा है कि पोस्टर वार चल रहा है। जी पोस्टर वार में जी। आप उसको गलत तरह से किसी के बारे में छवि खराब कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, मैं दोनों पार्टी के लिए कह रहा हूँ। जी तो इन सब बातों का मैं समझता हूँ कि राजनीति में थोड़ा स्थान कम होना चाहिए। जी। डेवलपमेंट की और अपनी प्लानिंग, अपनी रोजगार, जी। अपनी किए हुए काम और आगे भविष्य में क्या करना है जी उसकी बात रखना चाहिए। बिल्कुल। तो भविष्य में क्या करना है इसकी बात रखनी चाहिए और बीजेपी के पास तो उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा होता है कि इतने सालों का शासन है तो किस तरह की योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, धरातल पर कितना असर है। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें हृदय जी, तो कांग्रेस के पास इस बार किस तरह की पॉलिसी है? रिश्ते नातों की तरह हम बात करें तो जनता के लिए क्या विजन है जिसे लेकर आप इस बार चुनाव में जा रहे हैं? निश्चित ही है ना, माननीय कमलनाथ जी का अपना एक विजन है जिसको लेकर हम 2023 के चुनाव में आ रहे हैं। जी। और किसानों के लिए अभी जैसे जो आपकी बात करिए कि उनको है ना जी कर्जे माफ किए जाएंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। और आगे भी है ना जो सरकार हमारी देती तो मतलब खरीद के जो सरकार लाई है उससे कभी और लोगों किसानों को फायदा होता। तो बिजली के बिल माफ करने का मार्ग 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 100 रुपए में और 200 बिजली का हाफ का बोला है। किसानों की जो पेंडिंग केसेस है वो खत्म करना है, आने वाले समय में बेरोजगारों के लिए काम करना है। और इसके बाद में जो रहेगी सिलेंडर की कीमत में आप देख रहे हैं कि जो हमने कहा वो करके दिखाया है। जी। और रही कमलनाथ जी की बात, तो कमलनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम युग में लेके आना है। भारतीय जनता पार्टी की जो करती चली जो घोटालों का पिटारा इन्हें खोल रखा है, उस पिटारे के अंदर आप देख रहे होंगे अभी पटवारी घोटाला भी देखा होगा आपने। आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, किसानों के लिए जो आपका खाद्यान्न का जो सामान है वो नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है। आप उस चीज को लेकर किसानों के लिए भी सरकार ने, कमलनाथ जी ने बहुत सारे लिए हैं। 11 योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं जो अभी आपको कुछ समय में भी और अच्छी घोषणाएं मिलेंगी और हम लोग निश्चित ही मध्य प्रदेश में 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए, तो कांग्रेस के पास एक विजन है, एक रणनीति है आगे जनता के लिए काम करने की, डॉक्टर गुलरेज जी। लेकिन वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी के पास घोषणाएं हैं और कार्यकाल में घोटाले हैं। जी गुलरेज जी। देखिए हृदय जी तो ठीक है, इनके और भी बड़े, इनसे बड़े जो नेता हैं आज मैं उनको भी सुन रहा था
और वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे जो मध्य प्रदेश के बीना में माननीय प्रधानमंत्री आए और 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आए जो 2 लाख बच्चों को नौकरी देगा। और ये इन्वेस्टमेंट अभी पहल है, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए तक और जाएगा केंद्र की तरफ से और 3 लाख बच्चों को और रोजगार देगा। तो इसको विजन कहते हैं, लेकिन विजन तो इनका है नहीं। जिसके पास विजन है वो भी उनको तकलीफ होती है। फिर हमने बहुत सारे और विजन दिए हैं, चाहे फिर अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात हो मध्य प्रदेश के साथ, जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उससे मध्य प्रदेश के शहरों को कैसे जोड़ा जाए। आपने ये देखा कि नदियों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है और बुंदेलखंड जैसा जो ड्राई रीजन है उसमें नहर क्रांति कैसे लाई जा रही है। तो ये सब काम विजनरी नेता ही कर सकता है और हम विजनरी नेता है हमारे पास, चाहे मोदी जी के रूप में हो चाहे या शिवराज जी के रूप में हो। और इसी का वजह है कि मध्य प्रदेश जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पैमानों पे माननीय दिग्विजय सिंह के कालखंड में -0.63% पे खड़ा था, आज 4.3% पर है। 16 से ज्यादा स्टेट की जीडीपी ग्रोथ है। मतलब हिंदुस्तान की जो जीडीपी उससे लगभग डबल से ज्यादा। मतलब हम ड्राइविंग इंजन है आज के समय हिंदुस्तान की जीडीपी के। तो ये तो हमारा विजन है। अभी हमारे हृदय भाई ने कहा कि कमलनाथ जी का भी बहुत अच्छा विजन है, मैं मानता हूँ। उन्होंने दिखाया था अपना विजन कि युवाओं को गाय घोड़ चढ़ाने की ट्रेनिंग कैसी दी जा सकती है। आऊंगा हृदय जी, आपके पास भी आऊंगा। ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है तो मानिएगा, पब्लिक समझ चुकी है, आपके मामा को भी समझ चुकी है। और आपने खुद कहा है कि अभी हमारे माननीय पत्रकार ने कहा है कि एक समय था दिग्विजय सिंह जी का जो स्वर्णिम काल रहा था, जिसकी वजह से आज मध्य प्रदेश के जो आप चल रहे हैं उसी उस पद पे चल रहे हैं। यही बात गुजरात की पब्लिक अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब आपका समय बिल्कुल है ना, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, डबल इंजन की सरकार जवाब दे गुलरेज जी बिल्कुल फेल हो चुकी है। जी देखिए, अभी इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात पर फिजूल में एक इन्होंने झूठ बोला। अभी चूंकि संजय जी हमारे बीच में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वर्णिम काल, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस ही उसको स्वर्णिम काल मान सकते हैं, जनता क्या मानती है आप जानते हैं। अब इतना झूठी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का मतलब और 18 साल का आपका विजन समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। सबका एक मिश्रण, परिवारवाद का आचरण, तुष्टीकरण का आचरण, इसको मिला। अरे अभी आपके लिस्ट में पूरा परिवारवाद दिख रहा है। माने आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने आप को देखिएगा कौन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं गुरु जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बचा है, उनकी बातों के अलावा कुछ नहीं है। आप इस चीज को समझिए गुरु जी। और रोज के रोज आज कमलनाथ जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है, आप गुरु जी आप मानिएगा, पब्लिक के साथ में आपका खुद का कार्यकर्ता है ना, नारायण भाजपा, आप समझिए चीज को। आज आपने मुंह कम से कम लाइव टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलो। अभी सभी जी नहीं बोले जी, आप झूठ को आप जोर से चलाने से कुछ नहीं होगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे देखिएगा, आपके नेता आपकी जगह पोल खोल रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, कितना परिवारवाद अपने बेटों को लेके जो काम कर रहे हैं, कुछ आप समझिए चीज को। और वही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी का रीजन है, उनका रीजन है वो मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को आज को चुनाव के समय याद आ रहा है राज्य हमने बनाया है और उसको विकसित राज्य हम बनाने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की आवाम जानती है, इसके ऊपर कोई बहस और मुआवजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े लगातार। संजय जी, हालांकि अब हर राजनीतिक पार्टी के अपने एक दावे होते हैं कि हमने जनता के लिए अपने कार्यकाल में ये किया, हमने वो किया और आगे अगर सरकार आती है तो हम ये भी करेंगे। घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त है सभी पार्टियों के पास में, और फिलहाल अब जो तीसरा मोर्चा है आम आदमी पार्टी, वो भी काफी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है, किस तरह से आप एक पत्रकार के तौर पर देख पा रहे हैं, क्या भाजपा कांग्रेस के बीच है या जो ये तीसरा मोर्चा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी आकर गए, घोषणाएं कर गए हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या टक्कर हो सकती है मध्य प्रदेश में? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? नहीं, एक्चुअल त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री जी मान
जी। मध्य प्रदेश के दौरे पे कई बार आए हैं और जी। अभी रीवा में, भोपाल में इनने दौरा किया है। जी जी। तो इस दौरे से ये तो साफ है, स्पष्ट है कि उनने दौरा करके और आगे चुनाव की कवायद तेज कर दी है। जी। लेकिन इसके बाद ये सामने बात आती है कि आखिर चुनाव में जो माहौल बनता है वो अभी तीसरा मोर्चा का दिख नहीं रहा है। जी। तो मुझे ये लगता है कि अभी तीसरा मोर्चा क्या ताकत दिखा पाएगा ये तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह ये राजनीतिक दलों के एजेंडे हैं जी, उस पे जरूर ये सब बातों का मैं समझता हूँ कि मतलब नहीं होता। और आपके पास एक बड़ा कार्यकाल है और रेवड़ी बांटने की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, जिसकी लगातार खिलाफत भी हो रही है। वैसे तो दोनों दल पहले से भी आजादी से के बाद से लगातार जो चुनाव हुए, कहीं ना कहीं घोषणा पत्र एक तरह का रेवड़ी ही है कि आप रेवड़ी बने। फिर उसके बाद जब आम आदमी पार्टी अभी तत्कालिक तौर पे आई तो उन्होंने रेवड़ी की लाइन लगा दी और इसके कारण एक बार सरकार में आई, 2 बार सरकार में आई दिल्ली में। फिर तीसरी उनकी दूसरी सरकार और तीसरी बार उनकी पंजाब में सरकार आई। तो मुझे लगता है कि इनमें रेवड़ी बांटने का ये फल है कि जो आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली। अब वो योजना तो उनकी इसी तरह की है, मगर अब दोनों बाकी जो कांग्रेस और भाजपा जो पुराने दल हैं ये भी पीछे नहीं है, ये भी रेवड़ियां बांटने में कहीं कमजोर नहीं है। तो मुझे लगता है इस सब को इनको विकास की बात, विकास के साथ आगे योजनाओं की बात और भविष्य में, क्योंकि युवा वर्ग बड़ा उम्मीद लगा के रखता है कि शायद हो सकता है कि सरकार आएगी, इनकी सरकार आएगी तो हमको शायद रोजगार मिलेगा, क्योंकि उनको रोजगार से ही ज्यादा मतलब होता है। कांग्रेस की आएगी तो इनसे, बीजेपी की आएगी तो हमको ये लाभ हो सकता है। तो वो इस टकटकी लगा के देख रहा है कि आने वाले समय में हमको ये लाभ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ठीक इससे उलट कि 10 तरह की योजनाएं गिना दी जाती है कि हम भत्ता देंगे, कोई कहता हम ये देंगे, लेकिन होता नहीं है। तो वो ठगा सा महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, आगे चलकर मुझे लगता है इस पे संविधान संशोधन करके और इस पे पाबंदी लगाना चाहिए। और अगर रेवड़ी बांटे तो आपको पूरे 5 साल में पूरे के पूरे एजेंडे पे काम करना होगा, नहीं तो अगले बार आपकी सदस्यता राजनीतिक दल की पे पाबंदी लगाई जा सकती है। ऐसा कोई निर्णय आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गुलरेज जी, ये तो साफ तौर पर है कि जब भी चुनाव आता है पार्टियां घोषणा पत्र तैयार करती हैं, कई तरह की घोषणाएं करती हैं। मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, फ्रीबीज जिन्हें लगातार नाम दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये जो घोषणा है धरातल पर जब आएंगी तो आम आदमी पर इसका किसी भी तरह का भार नहीं होगा? इसे लेकर कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है? देखिए, डेफिनेटली मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान ये है कि इतना इन्वेस्टमेंट लाया जाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि स्टेट का जो जीएसटी है वो इतना कलेक्ट हो कि उसके माध्यम से ही, एसजीएसटी के माध्यम से हम सरकारी योजनाओं को पर लगा सके और आम आदमी तक, आम बहना तक, आम जो बच्चा है वहां तक पहुंचा सके। और यही तरीका किया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी रोती रहे, आपको मालूम होगा कि दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में आखिरी बजट कितने का था, आज कितने का है। यदि मध्य प्रदेश की उस समय की स्टेट जीडीपी की बात करें तो केवल 90,000 करोड़ हुआ करती थी, जो आज 11.25 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये ऐसे ही नहीं पहुंची है, जिसके लिए हमने सड़कों का जाल बिछाया, जो केवल 60-65 हजार किलोमीटर हुआ करती थी उसको 5.25 लाख किलोमीटर तक ले गए। जो बिल्कुल अंधेरा राज्य था, जो बिजली की आपूर्ति यहाँ नहीं हो पाती थी, उसको बिजली सरप्लस हमने बना के दिखाया। यहाँ पर अलग अलग योजनाएं लाए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया, यहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ाया, यहाँ नहरों का जो एरिया था वो बढ़ाया ताकि जो इरिगेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। मंडियों के आकार भी बढ़ाए और मंडियों की नंबरिंग भी बढ़ाई गई। तो ये सब जो किया, किसानों को जो लोन दिया गया वो 0% पे दिया गया, जो 12%, 16% पे माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय मिलता था। तो जब भी सरकार योजनाएं चलाती है, जनहितकारी योजना जब भी चलती है, जब विजनरी लीडरशिप हो, उसको वो पूरा खाता पहनाए ताकि उससे कमाई होती है, वो जो कमाई से टैक्स आता है वही फिर ऊपर ले जाया जाता है और वह ऊपर से नीचे तक पर्कोलेट करता है, आवाम में बांटा जाता है योजनाओं के माध्यम से, जिससे उनका जीवन स्तर उठता है। तो यही हमने किया है। और जहां तक अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय सही कह रहे थे
कि एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि जो घोषणा की है पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है। देखिए 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें हमने वादा किया था कि हम धारा 370 को रिमूव कर देंगे। हमारे पास जब ताकत आई तो हमने करके दिखा दिया। सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर जिस ढंग से बेरोजगारी अराजकता का माहौल है, आपने देखा होगा सीडी के बाद में भोपाल में कोई अराजकता नहीं है। अराजकता कमलनाथ के समय हुई थी जब एक इंडस्ट्री चालू इसको फिरोजी की पब्लिक समझ रही है आपकी बातों को, तो बेरोजगार किसानों को पब्लिक समझ रही है। पब्लिक ने देखा था किस प्रकार से बच्चे अगवा हो रहे थे, डेड बॉडी सब मध्य प्रदेश को कभी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा। के समय बड़े क्षेत्रफल पर डाकुओं को करा जाता था, डाकुओं पर आज और डाकुओं चप्पल के करते थे। तो चलिए, अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दलों की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में किया जाए, लेकिन ये सियासी रिश्ते नाते जनता को कितना भाते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।